नमस्कारम एवरीवन। तो आज हम क्लास 12th की इकोलॉजी यूनिट का दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है इकोसिस्टम। काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और टोटल 4 पेज का माइंड मैप बना है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये 4 पेजेस हैं हमारे पास। तो बाकी के पेज अभी हम हटा देते हैं और पहला पेज पढ़ना शुरू करते हैं। तो डायरेक्ट हम पढ़ना शुरू करते हैं क्योंकि ना ज़्यादा टाइम आपके पास है और ना मेरे पास ज़्यादा टाइम है, ठीक है। तो जो इकोसिस्टम होता है इसको हम फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो नेचर होता है वो इकोसिस्टम के लेवल पे फंक्शन करता हुआ दिखाई देता है। अब नेचर के क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या काम होते हैं, हम इस चैप्टर में आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो सकता है। टेरेस्ट्रियल मतलब जो कि ज़मीन पे हो, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गए, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, ये ज़मीन पे होते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या होता है, जो कि पानी के अंदर हो, जैसे कि पॉन्ड है। पॉन्ड मतलब तालाब, लेक हो गया, समुद्र हो गया, ये सारे एक्वेटिक इकोसिस्टम है, ये पानी के अंदर होते हैं, ठीक। मैन मेड इकोसिस्टम यानी कि जो हम लोग ने बनाए हैं, ह्यूमन ने बनाया है, जैसे एक्वेरियम है, क्रॉप फील्ड है। क्रॉप फील्ड मतलब खेत हमारे, तो एक्वेरियम हो गया, खेत हो गया, ये सब मैन मेड इकोसिस्टम है। अब क्योंकि एक्वेरियम जो है ये पानी के अंदर होता है ना, तो ये एक एक्वेटिक इकोसिस्टम का एग्जांपल है। और जो क्रॉप फील्ड है, जो हमारे खेत होते हैं, ये हमारे ज़मीन पे होते हैं, तो ये एक तरह का टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, ठीक। तो जो मैन मेड इकोसिस्टम है ये अलग अलग तरह के हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रैटिफिकेशन पे। स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज। देखिए ये जो लाइन होती है, जो ये लाइन होती है ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर, ऐसे ऐसे, इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन, ठीक है। और ये जो लाइन होती है, ये इसको कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल। तो ये जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्पीसीज का, इसको हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे अगर आप एक फॉरेस्ट में जाएंगे, एक जंगल में जाएंगे, तो जंगल में सबसे ऊंचे आपको पेड़ दिखाई देते हैं, सबसे बड़े जो होते हैं। पेड़ से आप नीचे को देखेंगे तो थोड़ा सा फिर आपको झाड़ियाँ दिखाई देंगी, झाड़ियों के नीचे आपको जड़ी बूटियाँ दिखाई देंगी और उस सबसे नीचे आपको घास दिखाई देगी, ठीक है। तो ये एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है जंगल के अंदर। तो एनसीईआरटी ने भी यही एग्जांपल दिया है कि जंगल के अंदर सबसे ऊपर की ओर आपको ट्रीज दिखाई देंगे, फिर श्रब्स दिखाई देंगे, श्रब्स मतलब झाड़ियाँ, फिर उसके बाद हर्ब्स दिखाई देंगी, हर्ब्स मतलब होता है जड़ी बूटियाँ, और उसके बाद ग्रासेस आखिरी में दिखाई देंगी, यानी घास आखिरी में दिखाई देगी, ठीक है। तो ये ऊपर से नीचे की ओर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा फॉरेस्ट में, और इसी को हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो फंक्शन करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें टोटल 4 हैं हमें पढ़ने हैं। प्रोडक्टिविटी होता है, डिकम्पोजिशन होता है, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो ये 4 हमें पढ़ने होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होता है, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। बायोमास समझ लीजिए, खाना कह लीजिए या फिर बायोमास ही कह लीजिए। तो बेसिकली जो प्लांट्स जो होते हैं या फिर कोई भी जो होता है, खाना जो प्रोड्यूस करता है, जो बायोमास प्रोड्यूस करता है, उसको, उसके रेट को हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल सी डिफिनेशन है, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज प्रोडक्टिविटी, ठीक। अब इसकी यूनिट जो होती है वो ग्राम में भी हो सकती है और किलो कैलोरी में हो सकती है, मतलब मास के टर्म में भी हो सकती है और एनर्जी के टर्म में भी हो सकती है, ठीक है। तो जो मास के टर्म में यूनिट है वो है ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, और जो एनर्जी के टर्म है वो है किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। तो क्योंकि कैलोरी एनर्जी की यूनिट होती है, तो ये एनर्जी के टर्म में है और ये मास के टर्म में है। तो ये यूनिट भी ध्यान रखिएगा, पूछी जाती है। अब आते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देखिए प्रोडक्टिविटी जो होती है 2 तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो पहले बढ़ते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बायोमास प्रोडक्शन बाय प्लांट्स। देखिए जहाँ वर्ड आता है, जहाँ प्राइमरी वर्ड आता है, प्राइमरी मतलब होता है मेन या फिर कह लीजिए पहला। तो सबसे पहले प्रोडक्टिविटी जो होती है वो प्लांट्स के द्वारा दी जाती है, क्योंकि प्लांट्स ही अपना खाना खुद बना सकते हैं, हम लोग तो बना नहीं सकते हैं। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, बायोमास प्रोडक्शन बाय प्लांट्स। प्लांट्स के द्वारा जो बायोमास प्रोड्यूस किया गया वो होते है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी 2 तरह की होती है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जिसको जीपीपी कहते हैं, और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जिसको एनपीपी कहते हैं। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, टोटल बायोमास प्रोड्यूस बाय प्लांट्स। जो टोटल खाना प्लांट्स ने बनाया, टोटल एनर्जी जो प्रोड्यूस की या फिर खाना जो बनाया, या कह लीजिए बायोमास ही कह लीजिए, जो बायोमास टोटल बनाया प्लांट्स ने, वो हमारा जीपीपी होता है। लेकिन सारा बायोमास हम नहीं यूज़ कर सकते प्लांट का। हम प्लांट को खाते हैं लेकिन सारा नहीं यूज़ कर सकते। क्यों? क्योंकि जितना प्लांट ने बनाया है उसका कुछ हिस्सा प्लांट खुद स्पेंड करेगा, और जो खुद स्पेंड करता है उसको हम आर कहते हैं, रेस्पिरेटरी लॉस कहते हैं। यानी जब रेस्पिरेशन करता है प्लांट्स में, तो जो जीपीपी है उसका कुछ हिस्सा स्पेंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और जब जीपीपी में से रेस्पिरेटरी लॉस आप माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बनती है, और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जीपीपी नहीं यूज़ कर सकते, हम एनपीपी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट जो होता है वो आर जो है यानी रेस्पिरेटरी लॉस करता है थोड़ा बहुत, ठीक। तो प्लांट के रेस्पिरेशन की वजह से थोड़ा लॉस हो जाता है, कुछ एनर्जी का, कुछ बायोमास का लॉस होता है, उसको हम आर कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में। अब आते हैं सेकेंडरी पे।
सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? बायोमास प्रोडक्शन बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब जिसने कंज्यूम किया, जिसने खा लिया। तो प्लांट को अगर हम खाएं तो हम कंज्यूमर हो गए, कोई गोट खा रही है तो कोई गोट है जो वो कंज्यूमर हो गई, ठीक है। तो सेकेंडरी प्रोडक्शन जो होता है, प्रोडक्टिविटी जो होता है वो होता है बायोमास प्रोडक्शन बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर के लेवल पे जो बायोमास प्रोड्यूस हुआ वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हो गई। अब जैसे कि मतलब हम लोग प्लांट को खाते हैं, तो प्लांट को हम खाएंगे, हमारे अंदर एनर्जी आएगी तो हम थोड़ा बहुत बायोमास प्रोड्यूस करेंगे, वही हो गया सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब ये यहाँ पे एक फैक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीट में कई बार पूछा जाता है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। एनुअल एनपीपी ऑफ होल बायोस्फीयर। होल बायोस्फीयर मतलब पूरी दुनिया में जो भी बायोस्फीयर है उसका जो एनुअल एनपीपी है, मतलब हर साल जितना नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो 170 बिलियन टन होती है। मतलब पूरी दुनिया में 170 बिलियन टन की नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हर साल होती है। और इसमें से ओशन जो है वो 55 बिलियन टन का प्रोडक्टिविटी करता है और लैंड जो है वो 115 बिलियन टन की प्रोडक्टिविटी करता है, ठीक है। अब इसमें से कोई एक याद कर लीजिएगा, ओशन या फिर लैंड, बाकी 170 में से माइनस कर लीजिएगा। तो ये याद रखिए कि 170 बिलियन टन टोटल प्रोड्यूस होता है, उसमें से ओशन जो है वो 55 बिलियन टन प्रोड्यूस करता है, और 170 में से 55 माइनस करेंगे तो 115 आ जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई एक याद कर लीजिए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं डिकम्पोजिशन पे। तो पहला स्टेप हमारा प्रोडक्टिविटी था, दूसरा स्टेप हमारा डिकम्पोजिशन है। डिकम्पोजिशन में डेट्राइटस एक होता है। डेट्राइटस क्या होता है? मटेरियल विच इज डिकम्पोज, जिस चीज़ का डिकम्पोजिशन होना है उसको कहते हैं डेट्राइटस। जैसे एक पत्ती गिर गई, वो पत्ती जो है डिकम्पोज हो जाएगी। डिकम्पोज मतलब मिट्टी में मिल जाएगी धीमे धीमे। आप देखते हैं पत्ती गिरती है, फिर उसके बाद वो सड़ जाती है, सड़ के फिर खत्म हो जाती है, मिट्टी मिल जाती है। तो जो पत्ती है वो डेट्राइटस है हमारी, ठीक है। मटेरियल विच इज डिकम्पोज, जिसका डिकम्पोजिशन होता है वो डेट्राइटस है। डेट्राइटिवोर क्या है? ऑर्गेनिज्म विच डू द डिकम्पोजिशन। जो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजिशन करते हैं, डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, उनको हम डेट्राइटिवोर कहते हैं। जैसे अर्थवर्म हो गया, इसके अलावा कैटरपिलर हो गया, और फंजाई हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये सब हमारे डेट्राइटिवोर हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, डिकम्पोजिशन कराते हैं, ठीक है। अब डिकम्पोजिशन में टोटल 5 स्टेप होते हैं। पहला होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? ब्रेकिंग डेट्राइटस इनटू स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल में डेट्राइटस को तोड़ देना, इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। अब छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ने के बाद लीचिंग होती है। लीचिंग क्या होता है? वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स गो डाउन द सॉइल एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल साल्ट्स। अब जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो वाटर में घुल सकते हैं, वो पानी के साथ क्या होता है? उस डेट्राइटस में से पानी के साथ निकल जाएंगे और जाके अर्थ के अंदर मतलब बैठ जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, और ये अनअवेलेबल सॉल्ट की तरह हो जाएंगे। मतलब अब हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, वो काफ़ी नीचे अर्थ के चले गए। पहले जो ऊपर की लेयर होती है अर्थ की, उसको पार करके नीचे की ओर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये अनअवेलेबल हो जाते हैं हमारे लिए। तो ये लीचिंग होता है। फिर आता है कैटाबॉलिज्म। बैक्टीरिया एंड फंजाई डिग्रेड डेट्राइटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? बैक्टीरिया और फंजाई जो होते हैं ये मिलके डेट्राइटस को और डिग्रेड करते हैं, और ज़्यादा तोड़ते हैं, ख़त्म करते हैं इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के फॉर्म में तोड़ देते हैं, ठीक है। जो कैटाबॉलिज्म होता है इसमें एंजाइम्स का यूज़ होता है, ठीक है। इस वजह से इसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं, क्योंकि देखिए आपने मेटाबॉलिज्म पढ़ा था। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? टोटल रिएक्शन जो होती है। मेटाबॉलिज्म 2 तरह के होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे कैटाबॉलिज्म कहा गया है। कैटाबॉलिज्म मतलब होता है तोड़ना, लेकिन यहाँ पे एंजाइम्स का यूज़ किया जाता है। सिक्रेटिव मतलब जो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं वो एंजाइम्स को सिक्रेट करते हैं, केमिकल्स को सिक्रेट करते हैं, तो उन एंजाइम्स और केमिकल्स को सिक्रेट करके तोड़ा जाता है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है यहाँ पे। तो बैक्टीरिया और फंजाई डिग्रेड करते हैं डेट्राइटस को और सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं, ये होता है कैटाबॉलिज्म। अब ये 3 स्टेप जो होते हैं, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और कैटाबॉलिज्म, ये एक साथ होते रहते हैं। मतलब धीमे धीमे फ्रेगमेंटेशन भी होता रहेगा, लीचिंग भी होता रहेगा, और कैटाबॉलिज्म एक साथ चलते रहते हैं, ठीक है। चौथा स्टेप होता है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन में फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस का बनना, यही होता है ह्यूमिफिकेशन। अब ह्यूमस क्या होता है? इसकी प्रॉपर्टी मैंने नेक्स्ट पेज में लिखी है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिखता तो मतलब बहुत ही कम जगह यहाँ पे बच जाती और फिर दिक्कत होती आपको। तो जगह कम थी, इसी वजह से अगले पेज में मैंने लिख दिया है, और बाकी मैंने छोड़ा कोई चीज़ नहीं है। एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें सारी लिखी गई हैं, अगले पेज में हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेंगे कि ह्यूमस क्या होता है, कैसा होता है। डार्क कलर का सब्सटेंस होता है, एकदम पाउडर के फॉर्म में हो जाता है बेसिकली, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है, ठीक। तो अगले पेज में अभी हम पढ़ेंगे इसको अच्छे से। तो ह्यूमिफिकेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। अच्छा, मैंने माइंड मैप बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखा है कि आपके नीट के एग्जाम में असर्शन रीजन के क्वेश्चन काफ़ी आने लगे हैं, तो उस हिसाब से मैंने काफ़ी पॉइंट्स अच्छे से ज़्यादा इंक्लूड किए हैं, जिससे असर्शन रीजन के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ह्यूमिफिकेशन। आता है मिनरलाइजेशन। ये क्या होता है? रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ह्यूमस। अभी ह्यूमस बन गया, ह्यूमस में से जो भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स थे उनको हटा देना, उनको रिलीज कर देना, ठीक। तो यही होता है मिनरलाइजेशन, ठीक।
तो ये हो गया हमारा 5 स्टेप क्या हो गया डिकम्पोजिशन का। तो हमने प्रोडक्टिविटी पढ़ लिया, डिकम्पोजिशन पढ़ लिया, अब हम एनर्जी फ्लो पढ़ेंगे जो कि अगले पेज पे है, ठीक है। तो चलते हैं अगले पेज पे। तो अब हम आते हैं ह्यूमस की प्रॉपर्टीज़ पे। जो ह्यूमस होता है इट इज़ हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, यानी जो माइक्रोब्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, इनके एक्शन से ह्यूमस बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है। मतलब जो बैक्टीरिया फंजाई होते हैं ये ह्यूमस को आसानी से ख़त्म नहीं कर सकते, डिग्रेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसी वजह से ह्यूमस का डिकम्पोजिशन बहुत ही धीमे धीमे होता है। तो डिकम्पोजेस वेरी स्लोली, बहुत ही धीमे धीमे ये डिकम्पोज होता है, ठीक है। ह्यूमस को हम रिजर्वायर कहते हैं न्यूट्रिएंट्स का, मतलब इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, इसी वजह से इसको रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। रिजर्वायर का मतलब होता है भंडार, ठीक है। तो इसको न्यूट्रिएंट्स का भंडार कहा जाता है, ठीक। अब आते हैं रेट ऑफ डिकम्पोजिशन पे। इफ़ हॉट एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट, अगर इन्वायरमेंट हॉट है और मॉइस्ट है यानी मॉइस्चर है इन्वायरमेंट में, तो डिकम्पोजिशन तेज होगा, फास्ट होगा। अगर डेट्राइटस के अंदर काइटिन और लिग्निन की मात्रा ज़्यादा है तो डिकम्पोजिशन स्लो होगा, क्योंकि काइटिन लिग्निन जो होते हैं ये हार्ड होते हैं, इनको डिकम्पोज करना, इनको डिग्रेड करना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो काइटिन लिग्निन की मात्रा अगर डेट्राइटस के अंदर ज़्यादा है तो डिकम्पोजिशन जो होता है वो स्लो हो जाता है, ठीक। तो ये डिकम्पोजिशन का रेट आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं हम एनर्जी फ्लो पे। तो हमने प्रोडक्टिविटी पढ़ लिया और डिकम्पोजिशन पढ़ लिया, अब आते हैं एनर्जी फ्लो पे। ये तीसरे नंबर पे है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया है, ये थर्ड है, ठीक। तो तीसरा है हमारा एनर्जी फ्लो। लेस देन 50% ऑफ सनलाइट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। जो सनलाइट हमें मिलती है उसका 50% से भी कम ऐसा है जो कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव है, मतलब जिससे फोटोसिंथेसिस प्लांट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो आधी सनलाइट हमारे लिए किसी काम की ही नहीं है, केवल 50% सनलाइट ऐसी है जो कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ की जा सकती है, ठीक है। और इसको हम PAR यानी पार कहते हैं। तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन यानी पार। और जो पार होता है, प्लांट्स यूज ओनली 2 to 10% ऑफ पार, यानी पार का 2 से 10% ही प्लांट्स जो होता है वो यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। और इसी 2 से 10% पे हमारी ज़िंदगी चलती है, यानी पूरी दुनिया इसी पे बेसिकली चल रही है, इसी की वजह से पूरी दुनिया जिंदा है, ठीक। तो इतनी कम जो सनलाइट है वो हमारे अच्छे से प्लांट जो है वो यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम फॉलोज बोथ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब जो इकोसिस्टम होता है ये फर्स्ट और सेकंड लॉ दोनों फॉलो करता है थर्मोडायनेमिक्स का। अब ये जो लॉज होते हैं फिजिक्स में आपको अच्छे से पढ़ाए जाएंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? एनर्जी जो होती है वो कंजर्व होती है। तो जितनी एनर्जी जो प्लांट ने बनाई है उतनी ही एनर्जी रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी, उससे कम नहीं होगी। यानी एनर्जी जो है वो ना क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है। ये चीज़ आप इकोसिस्टम में देख सकते हैं, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? जो रैंडमनेस होती है, जो एंट्रोपी होती है वो बढ़ती जाती है। रैंडमनेस मतलब चीज़ें जो होती हैं वो रैंडम होती चली जाती हैं। और ये भी आप इकोसिस्टम में देख सकते हैं। जैसे कि एक जो प्लांट है मान लेते हैं, जो प्लांट है उसके अंदर मान लेते हैं 100 जूल एनर्जी थी। अब उस प्लांट को हमने खा लिया, ह्यूमन ने खा लिया, तो जो प्लांट के अंदर 100 जूल एनर्जी थी, अब ये ऐसा तो है नहीं कि पूरी 100 जूल हमारे अंदर आ जाएगी, क्योंकि जो प्लांट है हो सकता है उसका हम सिर्फ एक ही हिस्सा खाएं, उसका हो सकता है सिर्फ फ्रूट ही खाएं, सिर्फ फल खाएं उस प्लांट का, हो सकता है उस प्लांट का सिर्फ हमने सीड ही खाया हो, ठीक है। तो जो प्लांट है उसमें 100 जूल एनर्जी थी, मान लेते हैं उस 100 जूल में से हमारे अंदर 80 जूल आ गई और 20 जूल जो है वो इन्वायरमेंट में चली गई। तो आप देख रहे हैं एनर्जी जो थी उसका जो एंट्रोपी है वो बढ़ गई। पहले एनर्जी सिर्फ प्लांट के अंदर थी, अब एनर्जी कहाँ है? हमारे अंदर भी है और इन्वायरमेंट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चली गई। और इन्वायरमेंट में अलग अलग चीज़ के अंदर हो सकता है चली गई हो सकता है कुछ एयर के अंदर एनर्जी चली गई हो, कुछ हो सकता है कहीं किसी दूसरे जानवर के अंदर चली गई हो, ठीक है। जो दूसरा बचा हुआ प्लांट का पार्ट है वो किसी दूसरे जानवर ने खा लिया, उसके अंदर चली गई हो। तो एनर्जी का यहाँ पे रैंडमनेस बढ़ती जा रही है, एंट्रोपी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो जो इकोसिस्टम होता है ये दोनों लॉ फॉलो करता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इन दोनों को ये फॉलो करता है, ठीक। बाकी फिजिक्स में आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अब आता है ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? एन ऑर्गेनिज प्लेस इन इकोसिस्टम। न्यूट्रिशन के बेस पे जो इकोसिस्टम में किसी ऑर्गेनिज का प्लेस होता है उसी को हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं, ठीक। अब ट्रॉफिक लेवल को हम इस तरह का नाम देते हैं, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। TL मतलब ट्रॉफिक लेवल। पहले ट्रॉफिक लेवल पे प्राइमरी प्रोड्यूसर आते हैं। अब मैंने बताया था प्राइमरी मतलब होता है मेन या पहला कह लीजिए। तो जो प्रोड्यूस करते हैं, और प्रोड्यूस कौन करता है? प्लांट्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन हो गए, प्लांट्स जो होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं पानी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो फाइटोप्लैंक्टन और प्लांट्स जो होते हैं ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, बाकी सब इन्हीं का खाना खाएंगे। तो ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं। सेकंड ट्रॉफिक लेवल जो होता है इसमें सेकंड ट्रॉफिक लेवल जो होता है इसमें प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं, जैसे कि ग्रासहोपर हो गया। तो प्राइमरी कंज्यूमर मतलब होता है जो प्राइमरी यानी पहले नंबर पे खाएंगे, तो जो प्लांट्स खाते हैं बेसिकली उनको हम सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे या कह लीजिए प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल हो गया ग्रासहोपर, तो प्लांट जो था उसको ग्रासहोपर ने खा लिया, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। तीसरे टॉपिक लेवल पे आता है सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी दूसरे नंबर के कंज्यूमर। ग्रासहोपर को किसी बर्ड ने मान लीजिए खा लिया, तो ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है।
अब तीसरे नंबर पे चौथे नंबर पे आते हैं फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे टर्शरी कंज्यूमर, जैसे कि मैन हो गया, लायन जो कि बर्ड है उसको मैन ने खा लिया, ठीक। तो ये हम चौथे ट्रॉफिक लेवल पे आ गए, ठीक। तो ये अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे है। अब जो एक ऑर्गेनिज्म है वो एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल पे रह सकता है। जैसे अगर ह्यूमन की बात करें, तो जैसे हम अपनी बात करें, जैसे हमने ह्यूमन की बात की, तो जो प्लांट होता है, हो सकता है ह्यूमन डायरेक्टली प्लांट खा गया हो, ठीक है। तो अगर प्लांट को ह्यूमन ने डायरेक्टली खाया तो वो प्राइमरी कंज्यूमर हुआ, यानी ग्रासहोपर के साथ भी हम मैन को रख सकते हैं। प्लांट को ह्यूमन ने खाया तो वो प्राइमरी कंज्यूमर हुआ, तो यहाँ पे भी हम मैन को रख सकते हैं। अब मान लेते हैं प्लांट को किसी मुर्गी ने खाया, बकरी ने खा लिया मान लो, और बकरी को मैन ने खा लिया, तो प्लांट को बकरी ने खाया तो बकरी जो है प्राइमरी कंज्यूमर हुई, और जो बकरी है उसको ह्यूमन ने खा लिया तो ह्यूमन सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। तो जो ह्यूमन था वो हो सकता है प्राइमरी कंज्यूमर में भी हो सकता है, सेकेंडरी कंज्यूमर में भी हो सकता है, और टर्सरी कंज्यूमर में भी हो सकता है, ठीक है। तो एक ही ऑर्गेनिज्म अलग अलग लेवल पे अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे हो सकता है, ठीक। तो ये हो गया ट्रॉफिक लेवल। अब आते हैं, दो तरह की फूड चेन है, एक होता है ग्रेजिंग फूड चेन GFC, एक होता है डेट्राइटस फूड चेन। जो ग्रेजिंग फूड चेन होता है, ग्रेजिंग मतलब होता है चरना, जैसे आप गांव में अगर रहे हो तो लोग गाय और भैंस को चराने ले जाते हैं, तो ग्रेजिंग मतलब होता है चरना। तो ये ग्रेजिंग से शुरुआत होती है इसकी। मेजर वे ऑफ एनर्जी फ्लो इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये मेजर वे है एनर्जी फ्लो का, ठीक है। तो एनर्जी जो फ्लो होती है, एनर्जी जो ट्रांसफर होती है किसी एक्वेटिक इकोसिस्टम में, वो मेन तरीका है, मेजर तरीका है, वो ग्रेजिंग फूड चेन है यानी GFC है, ठीक। अब ऐसा नहीं है GFC सिर्फ एक्वेटिक इकोसिस्टम में पाया जाता है, ये एक्वेटिक में भी पाया जा सकता है, टेरेस्ट्रियल में भी पाया जा सकता है, लेकिन एनर्जी फ्लो के लिए जो तरीका है एक्वेटिक इकोसिस्टम में, वो मेन तरीका ग्रेजिंग फूड चेन है यानी GFC है, ठीक है। अब एक एग्जांपल है, एल्गी है, मान लीजिए किसी पानी के अंदर एल्गी उगा हुआ है, और उस एल्गी को फिश ने खाया किसी, और फिश को लार्ज फिश किसी बड़ी फिश ने खा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्वेटिक इकोसिस्टम आपको एक दिख रहा है, और यहाँ पे जो ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी का, वो किसके थ्रू हो रहा है, ग्रेजिंग फूड चेन के थ्रू हो रहा है। इसी तरीके से अगर ग्रास की बात करें, ग्रास को गोट ने खा लिया, गोट को लायन ने खा लिया, तो ये भी एक एनर्जी का ट्रांसफर है, और ये भी ग्रेजिंग फूड चेन है, लेकिन ये ग्रास और गोट और लायन वाला ये किसी जमीन पे हो रहा है, ये पानी के अंदर नहीं है, ठीक है। तो हो कहीं भी सकता है, पानी के अंदर भी हो सकता है, जमीन के अंदर भी हो सकता है, लेकिन जो पानी के अंदर की बात करें तो जो मेजर तरीका है एनर्जी फ्लो का, एनर्जी ट्रांसफर का, वो ग्रेजिंग फूड चेन है, GFC है, ठीक है। दूसरा डेट्राइटस फूड चेन या DFC, मेजर वे ऑफ एनर्जी फ्लो इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होते हैं यानी जमीन पे जो इकोसिस्टम होते हैं, उनमें ज़्यादातर जो एनर्जी फ्लो होता है वो डेट्राइटस फूड चेन के थ्रू होता है, DFC के थ्रू होता है। और एक एग्जांपल है फॉलन लीफ, मतलब जो लीफ जो है वो किसी पेड़ से मान लीजिए गिर गई और वो डेड हो गई, खत्म हो गई। अब जो डेड लीफ है, जो डेड हो गई, अब उसका डिकम्पोजिशन शुरू हो जाएगा, और इसी को हम डेट्राइटस कहेंगे। तो इसी वजह से जो डेट्राइटस फूड चेन होता है हमेशा स्टार्ट्स विद डेट्राइटस, ऑलवेज स्टार्ट विद डेट्राइटस, डेट्राइटस से ही शुरुआत होती है। तो यहाँ पे डेट्राइटस क्या है, फॉलन लीफ है, गिरी हुई पत्ती जो है वो डेट्राइटस है। इस पत्ती को किसी बग ने खाया, किसी कीड़े ने खाया, और इस कीड़े को फ्रॉग ने खा लिया, फ्रॉग को स्नेक ने खा लिया, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है ये भी क्या है, एक डेट्राइटस फूड चेन है। और ये जो एनर्जी का ट्रांसफर है ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हो रहा है, और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ज़्यादातर जो एनर्जी फ्लो होता है, एनर्जी ट्रांसफर होता है, वो डेट्राइटस फूड चेन के थ्रू होता है, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीट में अच्छे से पूछा जा सकता है। अब क्योंकि असर्शन रीजन के क्वेश्चंस भी आते हैं तो इस तरह के पॉइंट्स में इंक्लूड करता हूँ अच्छे से, ठीक है। पहले भी खैर काफ़ी ज़्यादा जो भी पुराने माइंड मैप है उसमें सारे पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं, बस ये हर एक चीज़ लिखा नहीं गया है, और आपको वीडियो देखने की ज़रूरत होती है। जैसे अगर आपने वीडियो देखा मेरे साथ, तो वीडियो में मैं बताता हूँ अच्छी तरीके से, तो आपके असर्शन रीजन वहाँ से हो जाएंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा, डायरेक्ट माइंड मैप पे पहुँच गए, तो असर्शन रीजन होने में थोड़ा दिक्कत है। और अगर आपने वीडियो देखा है, फिर माइंड मैप आपने पढ़ा है, उसके बाद आप एग्जाम देने गए हैं, तो असर्शन रीजन आपके किसी भी माइंड मैप के हो जाएंगे। क्योंकि वीडियो जब चलता है तो वीडियो में मैं काफ़ी चीज़ें बताता हूँ ओरली, तो आपको सुननी होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया, और अब तो मैं अच्छे तरीके से सारे मतलब ये पॉइंट जो है इसमें माइंड मैप में लिख रहा हूँ कि असर्शन रीजन के क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाए, ठीक है। अब एक पॉइंट है स्टैंडिंग क्रॉप, मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ ट्रॉफिक लेवल। किसी एक ट्रॉफिक लेवल पे, किसी एक टाइम पे जितना भी लिविंग मटेरियल है उसको हम स्टैंडिंग क्रॉप कहेंगे। तो मास ऑफ लिविंग मटेरियल यानी लिविंग मटेरियल का जो भी मास है किसी एक ट्रॉफिक लेवल पे, उसको हम स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं, ठीक। एक लॉ है 10% लॉ है, ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल। यानी पुराने वाले पहले वाले ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लांट एनर्जी बनाएगा उसका सिर्फ 10% ही ग्रास ऊपर के पास जाएगी, और जो ग्रास ऊपर के पास 10% गई, उस 10% का सिर्फ 10% बर्ड के पास, बर्ड के 10% का सिर्फ 10% मैन के पास जाएगी। तो सबसे कम एनर्जी यहाँ पे मैन को गई। तो आप जितने ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल पे होंगे आपको उतना ही ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी कम मिल रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 10% लॉ। अब हम आते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड पे। यहाँ पे मुझे हेडिंग डालनी है इकोलॉजिकल पिरामिड, जो कि मैं भूल गया हूँ, तो अभी मैं डाल दूंगा, पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है।
तो इकोलॉजिकल पिरामिड में बेसिकली एक पिरामिड तरह का स्ट्रक्चर बनाया जाता है और अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में हमें पता चलता है। तो जो सबसे नीचे होता है ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, दूसरा ट्रॉफिक लेवल, तीसरा ट्रॉफिक लेवल, चौथा ट्रॉफिक लेवल। ऐसे इसमें भी पहला ट्रॉफिक लेवल, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें भी पहला और दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो नीचे से आप शुरू करेंगे, फर्स्ट ट्रॉफिक, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसी वजह से मैंने यहाँ पे नीचे से शुरू किया है। ठीक, तो एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए टोटल 4 ये हैं और ये 4 एनसीईआरटी में दिए गए हैं। इन चारों को अच्छे से आपको याद रखना चाहिए। पहला पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो एक ग्रासलैंड है जहाँ पे पिरामिड ऑफ नंबर बताया गया है। एक्चुअली कभी भी वीडियो बनाने जाओ तो जब वीडियो बनाओ उसी समय ट्रेन आती है। ठीक है, तो पिरामिड ऑफ नंबर जो है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ये दिया गया है। तो 5,842,000 ये लगभग है 60 लाख या कह लीजिए 6 मिलियन। ठीक है, तो लगभग 6 मिलियन जो है वो पहले ट्रॉफिक लेवल पे, यानी कह लीजिए 6 मिलियन प्लांट्स हैं या प्रोड्यूसर कह लीजिए, प्लांट्स नहीं प्रोड्यूसर कह लीजिए। ठीक है, तो 6 मिलियन प्रोड्यूसर हैं। फिर उसका सेकंड नंबर पे यानी प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो लगभग 7,08,000 हैं। उसके बाद 3,54,000 टर्शरी कंज्यूमर हैं और जो टॉप लेवल पे है यानी 3 टर्शरी कंज्यूमर, सॉरी ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और 3 टर्शरी कंज्यूमर हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं टोटल 6 लाख प्लांट जो हैं वो मिलके सिर्फ 3 टर्शरी कंज्यूमर को सपोर्ट कर पा रहे हैं किसी एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इससे आपको पता चलता है किसी इकोसिस्टम के बारे में। ठीक, अब आते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। तो ये देखिए नंबर का पिरामिड था, यहाँ पे चीज़ें नंबर में थी कि इतने प्लांट्स हैं, इतने प्राइमरी कंज्यूमर हैं, इतने सेकेंडरी कंज्यूमर, इतने टर्शरी कंज्यूमर। यहाँ पे जो बायोमास है तो यहाँ पे मास के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, अब पिरामिड ऑफ बायोमास यहाँ पे एनसीईआरटी ने लिखा नहीं है किस इकोसिस्टम का है, बस सिर्फ दे दिया है। तो आपको भी कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ ये वैल्यूज़ याद रखना कि 809 अगर बायोमास प्राइमरी का है, मतलब जो प्लांट्स हैं जो प्रोड्यूसर हैं उनका 809 है, तो 37 आएगा, फिर 11 आएगा और टर्शरी जो है वो 1.5 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रोड्यूसर हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर। ठीक, अब ये इंपॉर्टेंट है, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये भी पिरामिड ऑफ बायोमास है लेकिन ये इन्वर्टेड यानी उल्टा है। तो देखिए यहाँ पर ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, यानी जो प्रोड्यूसर है वो कम है और जो खाने वाले हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है, तो बनाने वाले कम है और खाने वाले यहाँ पे ज़्यादा है। इसी वजह से इन्वर्टेड पिरामिड है बायोमास का और एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर ये देखने को मिलता है। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पे देखने को मिलता है? एक्वेटिक इकोसिस्टम में। तो बेसिकली ये जो 4 लिखा हुआ है ये फाइटोप्लैंक्टन है। फाइटोप्लैंक्टन बेसिकली जो खाना बना सकते हैं, खुद का खाना बना सकते हैं। तो प्लैंक्टन जो होते हैं वो एक तरह की स्पीसीज होती है, एक तरह के कह लीजिए कैटेगरी होती है जानवरों की, जो कि बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और चल सकते हैं। जैसे डाइटम्स आपने सुना होगा, डाइटम्स है ना, तो डाइटम्स जो होते हैं वो एक तरह के प्लैंक्टन ही है। और ये जो प्लैंक्टन होते हैं ये खुद नहीं चल सकते हैं, ये जिधर पानी का बहाव जाएगा उधर ही चले जाएंगे। तो जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, अगर 4 फाइटोप्लैंक्टन है तो उसके बेसिस पे टोटल 21 जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन मतलब ये खाना तो खुद नहीं बना सकते हैं लेकिन ये भी प्लैंक्टन ही है। ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टन बेसिकली अपना खाना बना सकते हैं, जू प्लैंक्टन नहीं बना सकते। तो फाइटोप्लैंक्टन जो खाना बनाते हैं, 4 अगर फाइटोप्लैंक्टन है तो उसके बेसिस पे उनके उस पर डिपेंड होकर टोटल 21 जू प्लैंक्टन सर्वाइव कर सकते हैं एक एक्वेटिक इकोसिस्टम में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें एक पिरामिड देखने से पता चल जाती हैं। ठीक, अब आते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है ये हमेशा अपराइट होता है, हमेशा सीधा होता है। सीधा क्यों होगा, अपराइट क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है 10% लॉ आपने पे भी पढ़ा था, ये अभी आपने पढ़ा था 10% लॉ। 10% लॉ क्या कहता है कि यहाँ से एनर्जी सिर्फ 10% ऊपर जा पाएगी। तो यहाँ अगर 10,000 जूल एनर्जी है, ये जूल में है। ठीक है, ये मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक, तो ये जूल में है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 10,000 जूल एनर्जी है तो उसका 10% यानी 1,000 जूल यहाँ पहुँचेगी, 1,000 का 10% यानी 100 जूल यहाँ पहुँचेगी और 100 का 10% यानी 10 जूल यहाँ पहुँचेगी। तो जो प्राइमरी जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोड्यूसर अगर 10,000 जूल एनर्जी बनाएगा तो जो टर्सरी कंज्यूमर है उसके पास सिर्फ 10 जूल एनर्जी ही पहुँच पाएगी। ठीक है, तो इतना काफ़ी कम एनर्जी मतलब ट्रांसफर हो पाती है। ठीक, तो ये हो गया इकोलॉजिकल पिरामिड। इसमें एक चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि एनर्जी का जो पिरामिड होगा हमेशा ऊपर की होगा, ऑलवेज अपराइट होगा, क्योंकि एनर्जी जो है अगले ट्रॉफिक लेवल पे कम ही होगी, ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर ज़्यादा हो गई तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाएगा ना भाई। देखो, अगर प्लांट ने 10,000 जूल एनर्जी बनाई और सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी जो है वो 1,00,000 जूल हो गई, तो ये तो पहला लॉ खराब गया ना, जो थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ है जो कि कहता है कि जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। तो वो जो लॉ है वो तो अब ऑबे नहीं हो रहा है यहाँ पे ना। तो इसी वजह से एनर्जी हमेशा कम होती जाएगी और इसी वजह से जो पिरामिड है एनर्जी का वो हमेशा अपराइट होगा। ठीक है, और ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। और दूसरा ये याद रखिएगा कि जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में, वो इन्वर्टेड होता है यानी उल्टा होता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा पिरामिड्स, इकोलॉजिकल पिरामिड, और ये हमारा दूसरा पेज खत्म होता है। अब आते हैं तीसरे पेज पे। तो अब हम आते हैं लिमिटेशंस ऑफ पिरामिड। पिरामिड के अंदर कुछ कमियां हैं, उनके बारे में पढ़ना है। पहला है डोंट कंसीडर स्पीसीज बिलोंगिंग टू मोर देन 1 ट्रॉपिक लेवल।
देखिए पिरामिड के अंदर किसी भी स्पीसीज को सिर्फ एक ही ट्रॉफिक लेवल पे रखा जाता है, जबकि मैंने आपको बताया था एक स्पीसीज एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल पे रह सकती है, ठीक है। तो एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल पे जो स्पीसीज होती हैं उनको इग्नोर कर देते हैं यहाँ पे, ठीक। एज्यूम्स अ सिंपल फूड चेन दैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट, तो यहाँ पे एक सिंपल फूड चेन एज्यूम किया जाता है जो कि लगभग कभी नहीं आता है, ठीक है। नेचर में कभी भी सिंपल फूड चेन जो है वो आपको देखने को नहीं मिलता है जनरली। जैसे अगर हम इसको समझना चाहें तो मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे है ग्रास, ठीक है, और इस ग्रास को मान लेते हैं खाया किसी गोट ने, किसी बकरी ने ग्रास को खा लिया और उस बकरी को लायन खा गया, शेर खा गया, ठीक है। तो ये एक सिंपल फूड चेन है, लेकिन इस तरह की फूड चेन नेचर में आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी या फिर लगभग नहीं देखने को मिलेगी। जनरली क्या होता है, जैसे इसका काफ़ी ज़्यादा रास्ते हो सकते हैं इसके, जैसे ग्रास है, मान लेते हैं इस ग्रास को, हो सकता है इस ग्रास को किसी ग्रास ओपर ने खा लिया हो, ठीक है, ग्रास ओपर ने खा लिया हो। इस ग्रास ओपर को मान लेते हैं फ्रॉग खा लिया, ठीक। तो इस ग्रास ओपर को फ्रॉग खा गया और फ्रॉग को किसी स्नेक ने खा लिया, सांप ने खा लिया। अब इस सांप को किसी बर्ड ने खा लिया और बर्ड को कोई ह्यूमन खा गया और ह्यूमन को लायन खा गया। तो आप देख रहे हैं ये सिंपल फूड चेन है। इस तरह का सिंपल फूड चेन नेचर में देखने को बहुत कम मिलता है। ये जो रास्ते हैं फूड चेन के ये अलग अलग हो सकते हैं और इंटरलिंक हो सकते हैं। जैसे कि ये तो मैंने आपको एक रास्ता दिखाया कि ग्रास को गोट खाया, गोट को लायन खा लिया। ये एक आपको दूसरा रास्ता दिख रहा है। एक तीसरा रास्ता ये भी हो सकता है कि ग्रास जो है उसको ह्यूमन ने खाया हो और ह्यूमन और गोट दोनों को लायन ने खा लिया हो। तो ग्रास जो है उसको ह्यूमन ने भी खाया और गोट ने भी खाया और गोट और ह्यूमन दोनों को लायन खा गया हो। तो मतलब कई सारी इंटरलिंक पाथ दिखेंगे आपको, ऐसे रास्ते दिखेंगे जो कि एक दूसरे में लिंक रहते हैं। इसको जनरली फूड वेब कहा जाता है, फूड वेब। तो नेचर में फूड वेब ज़्यादा देखने को मिलता है। फूड चेन, एक सिंपल फूड चेन जो होता है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। और जो पिरामिड्स होते हैं वो जनरली फूड चेन के बेसिस पे काम करते हैं, ठीक है। ये मैंने बनाया था, पता नहीं कब बनाया था। तो यहाँ पे ये दूसरी मतलब लिमिटेशन है। एज्यूम्स अ सिंपल फूड चेन, एक सिंपल फूड चेन एज्यूम करता है जो कि ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर, नेचर में लगभग कभी नहीं देखने को मिलेगा आपको। नो प्लेस फॉर सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट मतलब डिकम्पोजर बेसिकली। तो जो डिकम्पोजर्स हैं उनके लिए कोई जगह नहीं पिरामिड में, ठीक। तो ये सारी कमियाँ पिरामिड्स के अंदर हैं। अब आते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन पे। सक्सेशन क्या होता है? ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज। देखिए ग्रेजुअल मतलब होता है धीमे धीमे, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ग्रेजुअल मतलब धीमे धीमे, फेयरली प्रेडिक्टेबल मतलब लगभग प्रेडिक्टेबल होता है। प्रेडिक्ट मतलब होता है जैसे भविष्यवाणी कर देना या आगे का स्टेप बता देना, इसको प्रेडिक्टेबल कहते हैं, ठीक है। तो जैसे भविष्य बता देना, इस टाइप की चीज़ें, या फिर प्रेडिक्ट कर लेना, अनुमान लगा लेना। हाँ, ये वर्ड अच्छा है, अनुमान लगा लेना, ठीक है। तो जो एक सक्सेशन होता है उसका हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगले स्टेप में क्या होने वाला है। तो ये ग्रेजुअल धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप वाला प्रोसेस है और फेयरली प्रेडिक्टेबल होता है, इसको हम आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। चेंज इन स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ एन एरिया, तो ये ग्रेजुअल प्रेडिक्टेबल चेंज होता है किसी स्पीसीज की कंपोजिशन में, एक एरिया में। तो एक एरिया के अंदर जो भी स्पीसीज रहती हैं उनके कंपोजिशन में जो चेंज होता है उसी को हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। अब सीन इन कम्युनिटीज़, ये इंपॉर्टेंट है। जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है ये कम्युनिटी का फीचर है, किसी एक कम्युनिटी में देखने को मिलता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लाइन, एग्जाम में पूछी जा सकती है, अच्छे ध्यान दीजिएगा। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन सीक्वेंशियल होता है, एक सीक्वेंस वाइज होता है और ऑर्डरली होता है, एक ऑर्डर के थ्रू चलता है, ऐसे रैंडम नहीं होता है, किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ठीक है। अब ऑर्डरली है इसीलिए हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, इसीलिए उसका हम अनुमान भी लगा सकते हैं, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में, ध्यान रखिएगा। और इनसे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन बनने का काफ़ी चांस है, ठीक है। अब जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी सक्सेशन, एक होता है सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है? वेयर नो लाइफ एवर एग्जिस्टेड, मतलब जब ऐसी जगह पे सक्सेशन हो रहा हो जहाँ पे कभी भी कोई लाइफ थी ही नहीं, उसको कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन। एग्जांपल है बेयर रॉक, मतलब जहाँ पे सिर्फ रॉक ही रॉक हो, जहाँ पे सिर्फ पत्थर हो, कोई भी और लाइफ ना रही हो, तो वहाँ पे जो सक्सेशन होगा उसको हम प्राइमरी सक्सेशन कहेंगे। एग्जांपल दूसरा है न्यूली कूल्ड लावा, मतलब जो अभी अभी कूल हुआ है लावा, जो लावा होता है बेसिकली, लावा क्या होता है? आग जो फ्लो करती है, जैसे वॉल्केनो होते हैं, तो वॉल्केनो में से जो लावा निकलता है, आग निकलती है, तो वो लावा जो है फ्लो करता रहता है। तो जब वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना, इसी वजह से उसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं रहता। जब धीमे धीमे वो लावा ठंडा होगा तो उस पर सक्सेशन शुरू होगा। तो जो न्यूली कूल्ड लावा है इस पर भी पहले कोई ऑर्गेनिज्म कभी भी नहीं था, अब इसका सक्सेशन अब शुरू होगा, ठीक है। तो ये वो जगह है जहाँ पे प्राइमरी सक्सेशन हो सकता है। इट इज़ स्लो, प्राइमरी सक्सेशन होता है जो धीमा होता है, ठीक है, बहुत ही धीमे धीमे होता है। दूसरा है सेकेंडरी सक्सेशन, वेयर लाइफ वॉज प्रेजेंट अर्लियर बट डिस्ट्रॉय ड्यू टू सम रीजन, जहाँ पे पहले लाइफ थी लेकिन डिस्ट्रॉय हो गई कुछ रीजन की वजह से। जैसे बर्न्ड फॉरेस्ट, कोई एक जंगल है उसको पूरा जला दिया गया, तो पहले तो लाइफ थी उसमें लेकिन अब एक को लाइफ नहीं रह गई क्योंकि पूरी तरीके से वो बर्न हो गया, जल गया, ठीक है। सेकेंडरी सक्सेशन जो होता है वो फास्ट होता है, तेज होता है, ठीक। तो ये दो तरह के सक्सेशन है। अब
फर्स्ट स्पीसीज दैट इन्वेड अ बेयर एरिया, जो पहली स्पीसीज आके एक बेयर एरिया में आएगी उसको हम पायोनियर स्पीसीज कहेंगे, ठीक है। यानी पहली स्पीसीज जो सक्सेशन करने आएगी उसको हम पायोनियर स्पीसीज कहेंगे। अगर हम रॉक्स की बात करें तो सबसे पहले लाइकन आते हैं, तो जैसे प्राइमरी सक्सेशन होना है और बेयर रॉक पे होना है, रॉक्स पे होना है, तो जो रॉक पे सबसे पहले ऑर्गेनिज्म आएंगे वो बेसिकली लाइकन आएंगे। तो लाइकन क्या है, पायोनियर स्पीसीज है। वाटर की बात करें तो वाटर में अगर सक्सेशन होगा तो फाइटोप्लैंक्टन आएंगे सबसे पहले, और फाइटोप्लैंक्टन ये क्या है, पायोनियर स्पीसीज है, ठीक है। तो पायोनियर स्पीसीज क्या होती है, जो पहले स्पीसीज सक्सेशन करने आती है उसको हम पायोनियर स्पीसीज कहते हैं। जो फाइनल स्टेज होती है सक्सेशन की, सक्सेशन में अलग अलग स्टेजेस होती हैं, जो सबसे फाइनल स्टेज होती है ये इसको हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं। और जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी होती है यानी फाइनल स्टेज इज इन इक्विलिब्रियम विथ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के साथ ये इक्विलिब्रियम में रहती है, ठीक है। इन्वायरमेंट के साथ बेसिकली बैलेंस रहता है इसका, ठीक। तो ये इकोलॉजिकल सक्सेशन है। अब प्लांट्स का एक सक्सेशन आपको पढ़ना है। जो सक्सेशन होता है प्लांट का दो तरह का होता है, हाइड्रार्क सक्सेशन और ज़ेरार्क सक्सेशन। हाइड्रार्क, देखिए हाइड्रो मतलब होता है वाटर, तो जो हाइड्रार्क सक्सेशन होता है ये हाइड्रिक कंडीशन या वेट एरिया से होता है। हाइड्रिक कंडीशन मतलब जहाँ पे पानी ज़्यादा हो, ठीक है। तो कोई ऐसी जगह जहाँ पानी काफ़ी ज़्यादा है या वेट एरिया है, गीला एरिया है, उस जगह से सक्सेशन शुरू होगा और ये मेजिक कंडीशन में आएगा। मेजिक कंडीशन मतलब होता है मीडियम पानी कंडीशन में, ना ज़्यादा पानी हो ना कम पानी हो। तो हाइड्रिक कंडीशन थी यानी वेट एरिया था जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी था, वो आ गया मेजिक कंडीशन में जहाँ पे नॉर्मल पानी है, जितना पानी चाहिए उतना, ना बहुत ज़्यादा पानी है ना बहुत ही कम पानी है। तो मीडियम कंडीशन आप इसको कह सकते हैं बेसिकली। दूसरा है ज़ेरार्क सक्सेशन। ज़ेरार्क जो होता है ये ड्राई या ज़ेरिक एरिया से होता है। तो ज़ेरिक कंडीशन या कह लीजिए ड्राई एरिया से शुरू होता है जहाँ पे पानी की बहुत कमी है, और सक्सेशन जो है शुरू होकर आखिरी में मेजिक कंडीशन पे ही जाता है। तो चाहे हाइड्रिक हो चाहे ज़ेरिक हो, दोनों जो कंडीशन है वो आगे चल के मेजिक कंडीशन बन जाती है, यानी एक मीडियम कंडीशन बन जाती है जहाँ पे पानी ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, जितनी ज़रूरत है उतना पानी रहता है, ठीक है। तो दोनों सक्सेशन अच्छे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पानी ज़्यादा रहता है मेजिक कंडीशन बन जाएगी, और यहाँ पे पानी बहुत कम रहेगा और आगे चल के मेजिक कंडीशन। दोनों सक्सेशन में अल्टीमेटली मेजिक कंडीशन बनेगी, मीडियम वाली कंडीशन बनेगी, ठीक है। अब प्राइमरी सक्सेशन इन अ न्यूली फॉर्म पॉन्ड, एक नया पॉन्ड बना है। अब नया पॉन्ड कैसे बनेगा, मान लेते हैं कहीं पे गड्ढा है और उस गड्ढे में रॉक है बेसिकली, ठीक है। अब उस गड्ढे में कोई भी नहीं रह रहा है, तो अब उस गड्ढे में मान लीजिए बारिश हुई और पानी भर गया, तो एक तरह का पॉन्ड क्रिएट हो गया, एक तालाब क्रिएट हो गया, ठीक है, इस तरीके का। तो अब न्यूली फॉर्म पॉन्ड है, नया पॉन्ड बना है। अब उसमें सक्सेशन का जो सीक्वेंस है वो ये सीक्वेंस है। अब इसको याद करने के अलग अलग तरीके हैं, जो भी आपका तरीका होगा कमेंट करके बताइएगा और उसी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन आएंगे और जो सबसे पहले आते हैं वही पायोनियर स्पीसीज, ठीक। तो यही इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वाटर के अंदर फाइटोप्लैंक्टन पायोनियर स्पीसीज होती है। पायोनियर स्पीसीज वाटर के अंदर फाइटोप्लैंक्टन होती है। तो सबसे पहले आए फाइटोप्लैंक्टन, ये पायोनियर स्पीसीज है। फिर है रीड स्वैम्प स्टेज, फिर सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज, मार्स मिलो स्टेज, सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग स्टेज, स्क्रब स्टेज, और आखिरी में फॉरेस्ट आता है। अब देखिए फॉरेस्ट जो होता है ये एक मेजिक कंडीशन को दर्शाता है, क्योंकि फॉरेस्ट में ना बहुत ज़्यादा पानी होता है और ना बहुत ही कम पानी होता है, ठीक। तो फॉरेस्ट एक तरह की मेजिक कंडीशन को शो करता है, ठीक है। तो फाइटोप्लैंक्टन से हम फॉरेस्ट की ओर आ गए। फाइटोप्लैंक्टन क्या है, पायनियर स्पीसीज है, और फॉरेस्ट क्या है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी है। जो आखिरी कम्युनिटी बनेगी, आखिरी स्टेज जो होगी उसको हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहेंगे, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। अब ये जो सीक्वेंस है पूरा, इसको सीयर कहते हैं, इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज़। ये अलग अलग कम्युनिटी का पूरा सीक्वेंस जो है इसको हम सीयर कहते हैं, ठीक है। ईच स्टेज इज सीरियल स्टेज, इसमें हर एक स्टेज को सीरियल स्टेज कहते हैं। जैसे रीड स्वैम्प जो स्टेज है सीरियल स्टेज है, मार्स मिलो एक सीरियल स्टेज है, स्क्रब एक सीरियल स्टेज है, फॉरेस्ट जो है एक सीरियल स्टेज है, और फॉरेस्ट जो है ये फाइनल सीरियल स्टेज है, सबसे आखिरी वाली स्टेज, इसी को हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है। तो सीयर और सीरियल स्टेज आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज पे। देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया, हम देखते हैं, पहले प्रोडक्टिविटी हमने पढ़ा, फिर डिकम्पोजिशन, फिर हमने पढ़ लिया एनर्जी फ्लो, चौथा है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इस इतने दूर में न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में पूरा नहीं लिख सकता था, तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग मैंने अगले पेज पे लिख दिया है, और ये टॉपिक मैंने पहले लिख दिया है, ठीक है। इकोसिस्टम सर्विसेज क्या है, इकोसिस्टम हमें बहुत ज़्यादा सर्विस देता है, सर्विस मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है हमें जिंदा रखने के लिए, ठीक है। अब इसमें जो रॉबर्ट कॉस्टेंजा नाम के एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया, इकोसिस्टम की जो भी सर्विस है, जो भी काम है इकोसिस्टम का हमें जिंदा रखने के लिए, सभी लोगों को जिंदा रखने के लिए, उस पर प्राइस टैग लगा दिया। प्राइस टैग मतलब अगर ये काम पेड होता, जनरली जो इकोसिस्टम की जो भी सर्विस है, जैसे प्लांट का उगना और काफ़ी चीज़ें और भी हैं, जैसे एयर में ऑक्सीजन का बने रहना, ये सारी इकोसिस्टम की सर्विस है। अब ये सर्विस अगर हमें पेड होती, अगर हमें पैसा देके ये सर्विस मिलती, तो हमें कितना रुपए देना पड़ता, ये रॉबर्ट कॉस्टेंजा ने निकालने की कोशिश की, ठीक है। तो पुट प्राइस टैग्स ऑन नेचर सर्विसेज, नेचर्स की जो सर्विस हैं उन पे प्राइस टैग लगा दिया।
और इन्होंने देखा कि अगर प्राइस टैग लगाएं तो हमें 33 ट्रिलियन डॉलर हर साल नेचर को देना पड़ेगा। इतना रुपए हमें हर साल नेचर को देना पड़ेगा उसकी सर्विसेज के लिए। अब 33 ट्रिलियन डॉलर में कितने परसेंट अलग अलग चीज़ों के लिए है? देखिए, सबसे पहला सॉयल फॉर्मेशन, 50% जो पैसा है हमें सॉयल फॉर्मेशन के लिए देना पड़ेगा। तो नेचर सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ खर्च करता है? सॉयल फॉर्मेशन में खर्च करता है। इसीलिए कहते हैं सॉयल के थोड़ा पास में रहना चाहिए। जो आजकल के लोग होते हैं 50वीं बिल्डिंग पे रह रहे हैं, 100 बिल्डिंग पे, मतलब 100 फ्लोर पे रह रहे हैं, 50वें फ्लोर पे रह रहे हैं, 75 फ्लोर पे रह रहे हैं। तो इतने ऊंचा जब आप आदमी रहेगा सॉयल से, इतनी ज़्यादा हाइट पे रहेगा, तो अपने जो इंडिविजुअलिटी होती है, मतलब अपना जो नेचर होता है, वो धीमे धीमे खो देता है इंसान। सॉयल के इसी वजह से कहते हैं, ये थोड़ा मतलब अलग टॉपिक हो गया, लेकिन फिर भी इसीलिए कहा जाता है सॉयल के पास होना चाहिए। सॉयल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट फ्लोर पर रहिए, सेकंड फ्लोर पर रहिए, ग्राउंड फ्लोर पर रहिए, ये 100 फ्लोर पे रहना, 125 फ्लोर पे रहना, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जो सॉयल फॉर्मेशन है, ये 50% जो 33 ट्रिलियन डॉलर है, इसका 50% जो है वो सॉयल फॉर्मेशन में नेचर खर्च करता है। रिक्रिएशन मतलब चीज़ों को दोबारा से बनाने के लिए 10%, लेस देन 10% खर्च होता है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के लिए लेस देन 10% खर्च होता है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग अभी हम पढ़ेंगे। क्लाइमेट को रेगुलेट करने के लिए 6% खर्च होता है। हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट के लिए, घर के लिए 6% खर्च होता है, ठीक है। अब ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो पूरी दुनिया का जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, वो 18 ट्रिलियन डॉलर है और इसके लगभग 2 गुना जो है पैसा हमें देना पड़ेगा। अब जीएनपी क्या है? बेसिकली देखिए, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स तो हम लोग को आती नहीं है, तो जीएनपी एक चीज़ समझ लीजिए, जीएनपी मतलब बेसिकली कितना हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, कितना हमने काम किया, या कह लीजिए कितना हमने प्रोड्यूस किया कोई चीज़, वो हमारी जीएनपी तय करता है, जीएनपी, ठीक है। तो पूरी दुनिया की जीएनपी जो है वो 18 ट्रिलियन डॉलर है और इसके लगभग 2 गुना 33 ट्रिलियन डॉलर हमें नेचर को देना पड़ता है, ठीक है, देना पड़ेगा अगर हम प्राइस टैग लगा दें हर एक सर्विस पे। हाँ, हालांकि ये सर्विसेज फ्री होती हैं तो हम इसकी कोई कदर नहीं करते हैं। हर चीज़ ख़राब की जा रही है, सारी चीज़ें ख़त्म की जा रही हैं क्योंकि ये सारी फ्री हैं, ठीक है। प्राइस टैग लग जाएगा तो सही रहेगा, तब तो मतलब आप लगभग या फिर मतलब सुधर जाएंगे लोग या फिर जीना छोड़ देंगे। तो ये हो गया इकोसिस्टम सर्विस। अब आखिरी पेज पे आते हैं जो कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के बारे में है। तो अब हम आते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग पे। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को बायो जियो केमिकल साइकिल भी कहते हैं। देखिए, बायो मतलब होता है लिविंग, जियो मतलब हो गया अर्थ हो गया, रॉक हो गया, सॉइल हो गई, ये सब जियो में आते हैं, ठीक है। तो इसको बायो जियो केमिकल साइकिल भी कहते हैं। एक यहाँ पे टर्म है स्टैंडिंग स्टेट, काफी इंपॉर्टेंट है। अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सॉइल एट अ गिवन टाइम, किसी एक गिवन टाइम पे जितने न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है सॉइल के अंदर, उसे हम स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने स्टैंडिंग क्रॉप पढ़ा था और दोनों में बहुत डिफरेंस है, एग्जाम में कंफ्यूजन बहुत होता है, तो दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती थी? अमाउंट ऑफ बायोमास एट अ ट्रॉफिक लेवल, एक ट्रॉफिक लेवल पे जितना बायोमास होता है उसको हम स्टैंडिंग क्रॉप कहते थे। स्टैंडिंग स्टेट क्या है? अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, इन सॉइल एट अ गिवन टाइम। तो दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो, ठीक। अब जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है ये 2 तरह की हो सकती है, गैसियस साइकिल भी हो सकती है, सेडिमेंट्री साइकिल हो सकती है। जो गैसियस साइकिल होती है इसके लिए रिजर्वायर जो होता है एटमॉस्फेयर होता है। रिजर्वायर मतलब होता है भंडार, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर जो होता है एक रिजर्वायर की तरह काम करता है गैसियस साइकिल में। इसके एग्जाम्पल है नाइट्रोजन साइकिल और कार्बन साइकिल, ये दोनों गैसियस टाइप की साइकिल है। सेडिमेंट्री साइकिल के लिए रिजर्वायर जो होता है अर्थ क्रस्ट होता है और इसका एग्जाम्पल है सल्फर साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल। तो ये दोनों सेडिमेंट्री टाइप की साइकिल है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों साइकिल के बारे में पढ़ना है हमें, कार्बन साइकिल और फास्फोरस साइकिल। तो एनसीईआरटी ने दोनों का एग्जांपल दे दिया है। देखिए, कार्बन वाली जो है गैसियस साइकिल है और फास्फोरस वाली जो है सेडिमेंट्री। तो एक गैसियस साइकिल का एग्जांपल और एक सेडिमेंट्री साइकिल का एग्जांपल एनसीईआरटी ने यहाँ पे दिया है। अब कार्बन साइकिल जो है अगर आप बुक में देखेंगे तो इसमें कई चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने बातें ज़्यादा की हैं, काम की चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसा बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं, जो भी फैक्ट है, जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे मैंने लिख रखी है, ठीक है। इसके अलावा अभी हम कार्बन साइकिल फास्फोरस साइकिल पढ़ेंगे, उसके साथ साथ इसका फिगर भी देख लेंगे एनसीईआरटी से, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो कार्बन साइकिल पे आते हैं। 49% ऑफ ड्राई वेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ड्राई वेट का 49% जो होता है वो कार्बन होता है, ठीक है। तो हमारे बॉडी मतलब काफ़ी ज़्यादा कार्बन होता है, लगभग 50%। 71% ऑफ कार्बन डिजॉल्व इन ओशन, जो दुनिया का 71% कार्बन है वो ओशंस में डिजॉल्व है, ठीक है। और सिर्फ 1% कार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर है। कार्बन फिक्स्ड एनुअली बाय फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं तो कार्बन फिक्सेशन करते हैं। और कार्बन कितना फिक्स करते हैं प्लांट्स? हर एक साल में 4 × 10⁻13 kg, एनुअली मतलब एक साल में। तो हर साल 4 × 10⁻13 kg इतना ज़्यादा कार्बन फिक्स किया जाता है प्लांट्स के द्वारा, ठीक है। तो ये हो गया कार्बन साइकिल। अब आते हैं फास्फोरस साइकिल पे। एटमॉस्फेरिक इनपुट ऑफ फास्फोरस थ्रू रेनफॉल इज वेरी स्मॉल देन कार्बन। यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है फास्फोरस और कार्बन साइकिल में और बताया गया है कि जो एटमॉस्फेरिक इनपुट होता है रेनफॉल के थ्रू जो एटमॉस्फेयर में फास्फोरस आता है वो बहुत ही कम आता है कार्बन के मुकाबले, क्योंकि कार्बन जो होता है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में हो जाता है ना।
तो जो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कार्बन है, तो रेनफॉल के थ्रू कार्बन एटमॉस्फेयर में तो आ सकता है, लेकिन जो फॉस्फोरस है वो बहुत ही कम आता है। तो ये एक डिफरेंस है फॉस्फोरस साइकिल और कार्बन साइकिल में। दूसरा पॉइंट जो है, गैसियस एक्सचेंज ऑफ फॉस्फोरस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट इज नेग्लिजिबल। ये भी एक डिफरेंस ही है। जो गैसियस एक्सचेंज होता है ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में, वो फॉस्फोरस का नेग्लिजिबल है, मतलब ना के बराबर है, जबकि कार्बन का काफ़ी होता है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें कार्बन है, तो एक गैसियस एक्सचेंज यहाँ पे हो रहा है ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे हम हैं और एनवायरनमेंट के बीच में। तो हमारे और एनवायरनमेंट के बीच में गैसियस एक्सचेंज इस वजह से हो रहा है क्योंकि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर में जा रहा है तो मतलब कार्बन एटमॉस्फेयर में जा रहा है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट जो है, ये दोनों क्या है, एक तरह से फास्फोरस और कार्बन साइकिल के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा माइंड मैप पूरा। अब हम एक बार क्या करेंगे, ठीक है, ये सारे पेजेस हैं हमारे। अब हम एक बार फिगर देख लेंगे एनसीईआरटी से। ठीक, तो एनसीईआरटी से हमें ये फिगर पढ़ना है, ये फॉस्फोरस साइकिल का एक सिंप्लीफाइड वर्जन है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं प्रोड्यूसर से। तो प्रोड्यूसर मान लेते हैं कोई एक प्लांट है और उस प्लांट में फॉस्फोरस है। अब प्लांट को खाया किसी कंज्यूमर ने, तो फॉस्फोरस जो है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास चला गया। अब कंज्यूमर की जब डेथ हुई तो वो डेट्राइटस बन जाएगा और डेट्राइटस का डिकम्पोजिशन होने लगेगा। अब जब डेट्राइटस का डिकम्पोजिशन होगा यानी सॉइल में मिक्स हो जाएगा, डेट्राइटस पूरा सॉइल में मिक्स हो जाता है ना, डिकम्पोजिशन जब कंप्लीट होता है तो जो भी डेट्राइटस होता है वो पूरी तरीके से मिट्टी में मिक्स हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो जो डेट्राइटस है वो सॉइल में मिक्स हो जाएगा, यानी जो फॉस्फोरस था वो पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से हमारा सॉइल के अंदर आ गया। अब सॉइल के अंदर कुछ जो फॉस्फोरस है वो रन ऑफ हो जाएगा, रन ऑफ मतलब कहीं भी चला जाएगा या कह लीजिए सेडिमेंट हो जाएगा, और ये हमें अवेलेबल नहीं रहेगा ये हमारे लिए, और कुछ जो फॉस्फोरस है वो वापस से प्रोड्यूसर ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक साइकिल बन रही है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो ये एक साइकिल बन गया। इसके अलावा एक और रास्ता है, प्रोड्यूसर जो है, मान लेते हैं कोई प्लांट है, उसका कोई लिटर फॉल हुआ, लिटर फॉल मतलब जैसे पत्ती गिर गई उसकी या कोई ब्रांच गिर गई उसकी। ठीक है, अब कोई ब्रांच गिर गई उसकी तो वो डेट्राइटस ही बन जाएगा बेसिकली, और उसका डिकम्पोजिशन होगा। अब उसमें जो फॉस्फोरस है वो सॉइल में जाएगा, अगेन सॉइल में कुछ फॉस्फोरस रन ऑफ हो जाएगा, कुछ वापस से अपटेक हो जाएगा, अपटेक मतलब वापस से प्लांट्स अपने अंदर ले लेंगे। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब इसके अलावा जो रॉक मिनरल्स होते हैं, रॉक मिनरल्स मतलब ऐसे पत्थर जिनके अंदर मिनरल्स होते हैं। ठीक है, जैसे फॉस्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, इस तरह के मिनरल्स हैं उस पत्थर के अंदर। ठीक है, उस पत्थर का जब वेदरिंग होगी, वेदरिंग क्या होती है, वो प्रोसेस जिससे कोई पत्थर सॉइल बन जाता है। तो जब वेदरिंग होगी तो ऑब्वियसली ये पत्थर है वो सॉइल बन गया, तो पत्थर में जो फॉस्फोरस है वो सॉइल के अंदर चला गया। ठीक है, तो ये भी एक मतलब कंट्रीब्यूशन कर रहा है सॉइल के अंदर फॉस्फोरस का। ठीक, तो ये एक फॉस्फोरस साइकिल का एक सिंप्लीफाइड वर्जन है। इसी तरीके से आपको कार्बन साइकिल का भी सिंप्लीफाइड वर्जन दिया गया है यहाँ पे, ये देखिए। अब इसमें अलग अलग सोर्स कार्बन के बताए गए हैं। देखने से काफ़ी मतलब बड़ा फिगर और काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन आसान है। देखिए यहाँ पे है कोयला, हमारे पास कोल है। अब जो कोयला है उसको हम जब जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड फुल एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। कोयला जला के हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इसके अलावा जो हम ऑयल गैस होता है, ऑयल गैस मतलब फॉसिल फ्यूल, जैसे पेट्रोलियम हो गया, जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, पेट्रोल और डीजल हम निकालते हैं, उससे हम कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, और जो कार बाइक चलाते हैं तो जो पेट्रोल और डीजल होता है इसका कंबसन होता है, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलता है। अगेन जो हमारी बाइक है, जो कार है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकला और एटमॉस्फेयर में चला गया। इसके अलावा कहीं पे हम लकड़ी जला रहे हैं, कहीं पे कूड़ा जला रहे हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकला, एटमॉस्फेयर में चला गया। और ये हमारी एक गाय है, और ये गाय क्या है, ऑक्सीजन लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगी, तो रेस्पिरेशन जो गाय कर रही है इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जा रहा है। इस तरीके से अलग अलग सोर्स से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाएगा। ठीक है, अब वापस कैसे आएगा, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको प्लांट्स लेते हैं, बड़े और छोटे प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो ये वापस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब प्लांट्स लेंगे उसके बाद इसके अलावा और भी मतलब ओशंस के अंदर भी जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ भी फोटोसिंथेसिस होगी। जो एक्वेटिक फूड चेन होती है, पानी के अंदर जो फूड चेन हो रही होती है, वहाँ पे भी जो फोटोसिंथेसिस होगी उसके लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होगा। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट। तो लाइमस्टोन और डोलोमाइट समझ लीजिए एक तरह के पत्थर हैं जो कि कार्बोनेट्स के बने होते हैं, बाइकार्बोनेट के बने होते हैं। ये एक तरह के पत्थर हैं और ये भी बेसिकली कार्बन के ही बने होते हैं। तो ये अलग अलग तरह के पूरी कार्बन की साइकिल है जो कि चल रही है यहाँ पे। अब इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको अंदर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, सिंपल चीज़ें पूछी जाती हैं। मतलब बेसिकली इस फिगर से तो मेरे ख्याल से कुछ ही शायद पूछा गया हो आज तक। बस सिंपल आपको पता होना चाहिए कि कार्बन साइकिल चल कैसे रही है, बस यही इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बस ठीक है, आपको यही आपको पता होना चाहिए। और फॉस्फोरस साइकिल का भी सिंप्लीफाइड जो फॉर्म था वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये हो गया हमारा माइंड मैप कंप्लीट। ठीक, तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना, और
कुछ अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट करना, फिर से समझाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, थैंक यू।